नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट और साइंस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। वैसे इसके पिछले वीडियो में हमने इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन थे जो हमने करवा दिए हैं। हो सकता है अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आज हम इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस थे, यानी पिछले वीडियो जो हमने करवाया था उसमें कुछ 7 क्वेश्चंस करे थे। 7 के बाद में आज और भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी इसका फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो इसमें आगे जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा, तो पूरा वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत तक देखेंगे तभी आपको सभी समझ में आ जाएंगे। तो इसके पहले के जो भी क्वेश्चन थे वो आप कंप्लीट कर लें। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, क्योंकि 7 क्वेश्चन हम पीछे कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 8वें नंबर का क्वेश्चन। कौन सा नंबर का पढ़ेंगे हम? 8वें नंबर का क्वेश्चन, उसके बाद वाला। तो आप नोट्स बना ले, कंप्लीट कर लें, और उसके आधार पे आपको बढ़िया समझ में भी आएगा और कोई दिक्कत नहीं रहेगी। नहीं चलिएगा, तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। यानी विज्ञान का जो सेकंड चैप्टर है इसका सेकंड पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। यानी 8वां क्वेश्चन हमारे सामने है, तो स्क्रीन पे देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वां क्वेश्चन आता है हमारा, धावन सोडा क्या है, इसके 2 महत्वपूर्ण गुण तथा 2 उपयोग बताइए। ये क्वेश्चन हमारा 2007 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। बट अथवा में क्वेश्चन ऐसे भी आया था कि धोने के सोडे का उपयोग लिखिए, और यह क्वेश्चन हमारा 2019 में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिएगा इसका आंसर पढ़ते हैं। आंसर क्या है? आंसर आता है, देखिएगा सबसे पहले उत्तर में हेडिंग डालेंगे हम कि धावन सोडा। क्या हेडिंग डालेंगे? धावन सोडा। सबसे पहली बात है हमारे पास प्रचलित नाम। तो इस धावन सोडा का प्रचलित नाम क्या है? तो धोने का सोडा बोला जाता है। चाहे तो हम ये ऐसे भी लिखते हैं साफ़, यानी धोने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम साफ़ करते थे, साफ़ का सोडा या साफ़ करने का सोडा। या कोई भी वस्तु अगर हमने या हम अपनी घर की साफ़ सफाई करते हैं, कपड़े धोते हैं, तो उसमें हम जो उपयोग में जो लेते हैं वही क्या कहलाता है? हमारा धावन सोडा या धोने का सोडा। इसका अपने इसी में आता है रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या है इसका रासायनिक नाम? सोडियम कार्बोनेट। फिर इसके बाद में आता है रासायनिक सूत्र। देखो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र इसका Na2CO3.10H2O। तो ये सूत्र मैंने आपको पहले बता दिया है किस टाइप से लिखना है। चाहे तो मैं एक बार आपको बता सकता हूँ, देखिएगा क्या लिखा रहा है, Na2। तो आपको इस टाइप से लिखना है। ये तो आपका होगा N, फिर लिखना A, फिर लिखना आपको 2, तो ये Na2 हो गया। फिर इसके बाद में लिखना CO3, तो ये C हो जाएगा आपका, फिर ये O हो जाएगा, उसके बाद में 3 हो जाएगा। यानी इस टाइप से आपको लिख देना है। फिर उसके बाद में 10H2, तो H2 कैसे लिखना है? ये H लिखना, ये 2 लिखना और ये O लिख देना, तो H2 हो जाएगा। ठीक, यानी इस टाइप से आप कंप्लीट कर लेना। अब इसके बाद आता है बनाने की विधि। क्या आती है इसके बाद में? बनाने की विधि। तो किस प्रकार इसको बनाया जाता है ये देखिएगा। तो बनाने की विधि में हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर कि धावन सोडा क्रिस्टलन जल के 10 अणु युक्त। क्या कह रहा है? धावन सोडा क्रिस्टलन जल के 10 अणु युक्त। नहीं दिख रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं डबल से कर देता हूँ। देखिएगा आप बनाने की विधि में आप कैसे क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं या देखने वाले हैं कि बनाने की विधि में लिखा है धावन सोडा क्रिस्टलन जल के 10 अणु युक्त सोडियम कार्बोनेट का मिश्रण है। जो धावन सोडा वो काय का मिश्रण है कि धावन सोडा क्रिस्टलन जल के 10 अणु युक्त सोडियम कार्बोनेट का मिश्रण है। और इसकी समीकरण हमारे पास नीचे दी हुई है, तो हम समीकरण लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे आप Na2CO3। क्या लिखेंगे अपन? Na2CO3। देखो ये लिखा हुआ आपके पास, ठीक है। समीकरण ऐसे लिख देना है Na2CO3 प्लस, अब हम कह रहे थे 10 अणु जल के, तो 10 अणु जल के मतलब 10 अणु लिखेंगे और H2O लिख दें, तो ये हमारे 10 अणु जल के होगा। ठीक, दोनों को जब हम मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा? धावन सोडा। तो धावन सोडा क्या बनेगा? देखो Na2CO3.10H2O। तो ये जो पूरा हमारे पास सूत्र है ये काय का सूत्र है? धावन सोडे का सूत्र है। तो आपको वैसे पता होना चाहिए धावन सोडे का सूत्र क्यों अलग से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हम आगे। इसके गुण देखेंगे, गुण क्या है। तो इसके गुण पे हम आते हैं। तो गुण क्या कह रहा है देखिएगा। गुण में भी वही आपको 2 या 3 पॉइंट ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है ना। वैसे 3 पॉइंट ही बताया मैंने, पर फिर भी देखें। तो पहला गुण आता है यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है। धावन सोडा किस तरह से का? सफ़ेद रंग का होता है, सफ़ेद क्रिस्टल मतलब बारीक बारीक दानों टाइप का होता है। दूसरा होता है ये जल में विलय होता है। बिल्कुल जरूरत है, अपन घर में जो सर्फ हम जो काम लेते हैं तो आपने देखा वो सफ़ेद कलर का ही होता है, वैसे भी सफ़ेद रंग होता है इसका मतलब ये सफ़ेद क्रिस्टल ठोस होता है। उसके बाद में जल में विलय, तो जल में घुल जाता है। इसके बाद जल में इसका विलयन क्षारीय होता है। किस टाइप का होता है इसका विलयन? जलीय। जल में इसका विलयन किस टाइप का होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका उपयोग देखिए। उपयोग देखिएगा, इसका उपयोग क्या है, उपयोग पढ़ते हैं। तो उपयोग में हमारे पास आता है, देखिएगा पहला पॉइंट पढ़ेंगे आप उपयोग में। उपयोग में पहला कहता है हमसे पास
क्या कह रहा है पहला, देखिएगा आप उपयोग में पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम। सबसे पहला पॉइंट, और ये हर जगह मैंने बताया आपको कि कैसे करना है। तो पहला पॉइंट जो हमारे पास आता है वो क्या, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में पहला पॉइंट हो गया। सेकंड आता है घरों में साफ सफाई के रूप में, बिल्कुल याद है आपको, घर में साफ सफाई के रूप में। उसके बाद में साबुन एवं कागज बनाने, जो साबुन और कागज बनता है उसमें भी दावन सोडे का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में हमने देखा जल दो प्रकार से होता है, एक तो मृदु जल होता है, कठोर जल होता है। तो कठोर जल जो होता है उसमें याद है कई बार साबुन झाग नहीं दे पाता है, और जो मृदु जल होता है उसमें झाग तुरंत दे देता है। तो इस प्रकार जो धावन सोडा होता है उसका उपयोग हम क्या करें, जल की स्थायी कठोरता यानी स्थायी कठोरता जो होती है उसको दूर करने में हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 90 नंबर का। ये क्या क्वेश्चन है देखिएगा। क्वेश्चन आता है हमारे पास, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। जो अपन बात करते हैं वो की वही बात यहाँ आ चुकी है। क्या कह रहा है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो देखो अभी जो आप पढ़ना पड़ा था वही हमें आंसर पढ़ना है। तो क्या कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट यानी धोने का सोडा। ये बिल्कुल जस्ट हमने अभी देखा था और वही आपका आंसर हो गया। क्या है, सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा, जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10वें नंबर का, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि, रासायनिक नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखिए। यह क्वेश्चन आपका 2012 में 2016 में पूछा गया था, बट अथवा में एक क्वेश्चन और है। तो क्या है, जिप्सम से, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करते हैं या कैसे बनाया जाता है, इसके दो उपयोग लिखिए। और ये क्वेश्चन हमारे 2009 के सी सेट में पूछा गया था। अथवा में क्वेश्चन इस टाइप से आया था कि जिप्सम क्या है, क्या होता है जब इसे 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस हम इस टाइप से लिख सकते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। अथवा में एक क्वेश्चन और इसी में क्या है देखिएगा, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या लिखा रहा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र। और ये सिर्फ इतना सा 2019 में पूछा गया था। कितना सा, ओनली इतना सा, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र लिखिए। इस टाइप से पूछा 2019 में। लेकिन बट इसके आगे लिखा बनाने की विधि हम दो उपयोग लिखिए। और ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। इसको पूरा कंप्लीटली तरीके से, कैसे इस क्वेश्चन को पूरा ऐसे कंप्लीट तरीके से पूछा गया था, कौन सत्र में, 2015 में पूछा गया था। ठीक, चलिएगा अब इसका आंसर पढ़ते हैं। आंसर क्या है, सबसे पहले वही हम हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे हमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसकी हम बात करें उसके हेडिंग डालेंगे हम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की हेडिंग डाल दिया। उसके बाद में क्या कहता है, प्रचलित नाम। तो जितने मैंने सब बताया सब में इसी टाइप से लिखवाया है, ताकि आपको ऐसे याद करना है। इसमें से कुछ भी किसी प्रकार से घुमा फिरा के पूछ ले जाए तो आपको सबको आंसर देना याद होना चाहिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में देखो इसका प्रचलित नाम क्या है, तो इसको भी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही कहते हैं, ये प्रचलित इसका नाम है। दूसरा आता है सेकंड आपका, देखिए रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट। क्या नाम है इसका, रासायनिक, कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट इसका रासायनिक नाम हो गया। इसके बाद में रासायनिक सूत्र क्या है, देखिए इसका रासायनिक सूत्र क्या है, ये लिखा हुआ हमारे पास रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र इसका आता है CaSO4.1/2 या 1/2 H2O, इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका ये रासायनिक सूत्र हो चुका। ठीक, चलिएगा आगे देखते हैं हम क्या है बनाने की विधि। तो आप किसको किस प्रकार बनाया जाता है, तो बनाने की विधि में हम पढ़ेंगे। तो बनाने की विधि में देखिएगा आप क्या कह रहा हूँ, कि CaSO4.2H2O को जिप्सम कहते हैं। सबसे पहले पूछा था जिप्सम क्या है, तो हम इसकी परिभाषा में जिप्सम में लिख देंगे इतना सा, कि CaSO4.2H2O को जिप्सम कहते हैं। ये हमने बता दिया। इसके बाद बनाने की विधि में हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो बनाने की विधि क्या कह रहा है वो देखिएगा, कि जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। यानी हम जिप्सम को अगर 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर गर्म कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाएगा, मतलब इस पर बन जाएगा। चलिएगा इसके अपन समीकरण देखते हैं। समीकरण क्या है, तो समीकरण हमारे पास ये देखिएगा, मैंने लिखा इसमें कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिप्सम की बात करें तो जिप्सम लेंगे। तो जिप्सम हमने क्या लिया, तो ये जिप्सम कहलाता है। देखो CaSO4 कोष्टक में लिखना है, डॉट लगा के 2H2O, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं, राइट। अब इस जिप्सम को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने की बोल रहा था, 100, तो हमने लिखा 100 डिग्री सेल्सियस डिग्री पर आपको गर्म करना है। ठीक है, ये नीचे जो लिखा है हमारा ये गर्म करने का निशान है। ठीक, इसके बाद में हमें बनाना है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हमने ऊपर बता दिया, क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, देखिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो गया पर CaSO4, क्या लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4.1/2 H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का। यहाँ पर प्लस करके आपको क्या निकाल देना है, जल। जल के कितने अणु, 1/1/2। 1/1/2 का मतलब यहाँ पर 1.5 अणु है, यानी 1 अणु और आधा अणु, तो इस टाइप का ये H2O आपका निकल चुका है। ठीक,
तो ये बनाने की विधि हो चुकी है। अब कभी कभार इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग टाइप से पूछ लिया जाता है, तो वो भी मैंने इसमें लिख दिया। करना कुछ नहीं है, जो आपने अभी पढ़ा वो वही सेम टू सेम। पर पूछा क्या है, किस प्रकार से, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया बताना। तो हमें इसमें है कुछ नहीं, जो अपन ने अभी जस्ट ऊपर जो समीकरण पढ़ी थी, देखो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सेम वही तरीके से यहाँ पर कर दिया गया, वो कुछ नहीं करा। तो क्या पढ़ा था हमने, देखिएगा यहाँ पर हमने अभी ये ऊपर जो समीकरण पढ़ी थी उसी टाइप से हम इसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, जो मैंने पीछे लिखा था देखिएगा, ये हमारा जो पीछे ये बना था ना, क्या बना था, इसको आगे लिख देंगे। यहाँ कुछ नहीं करेंगे, देखो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, इसको आगे लिख दिया। जो पीछे बना इसको हमने आगे लिख दिया कि CaSO4.1/2H2O। तो देखो यहाँ लिखा है CaSO4.1/2H2O। क्यों कि हम क्या बोल रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये सूत्र हो गया हमारे पास, और ये जल की अभिक्रिया हो गई। जब दोनों को मिक्स कर देंगे क्या बन जाएगा, ये हमारे पास जिप्सम बन जाएगा। क्योंकि ये बोला प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखो, तो समीकरण हमने बना दिया। तो इसका उल्टा लिख दिया, मतलब जो आपकी समीकरण लिखा रही थी इसका जस्ट हमने क्या करा, यहाँ पर उल्टा लिख दिया था। ये आपको कर देना है, ठीक। यानी आगे के जो समीकरण है उसको पीछे लिख देना, पीछे का जो उसको आगे लिख देना। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। हम क्या है, अब पढ़ेंगे इसके गुण। क्या पढ़ेंगे हम, इसके गुण। तो गुण क्या है ये देखते हैं हम। तो गुण में हमारे पास पहला पॉइंट आता है, देखिएगा इसके गुण में पहला पॉइंट है सफ़ेद चूर्ण। मतलब अपन कह सकते हैं पहला में कि ये सफ़ेद चूर्ण होता है। मतलब किस टाइप का होता है, सफ़ेद रंग का, ये ना सफ़ेद चूर्ण होता है। तो जैसे अपन धावन सोडा पढ़ा था, बिल्कुल वो वही इसमें देखा कि ये सफ़ेद चूर्ण होता है, ये जल में विलय होता है, ये भी जल में विलय होता है। उसके बाद में जल में इसका विलयन क्षारीय होता है। बिल्कुल वो वही जो धावन सोडा में लिखा, वो वही 3 पॉइंट आप ऐसे ऐसे ही लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। चलेगा, अब पढ़ते हैं इसके उपयोग। अब उपयोग क्या है देखिए, तो इसके उपयोग हमारे पास आते हैं यहाँ पर। तो पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे उपयोग में। पहला पॉइंट है उपयोग में प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। मैंने आपको बताया ये पॉइंट वैसे वैसे चलते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहला पॉइंट वो सब में लिखना है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा लिखा हमने टूटी हड्डियों को जोड़ने में। तीसरा लिखा सीमेंट बनाने में। अगला लिखा दंत चिकित्सा के सांचे बनाने में। अगला लिखा खिलौने मूर्तियाँ आदि बनाने में। राइट, ये हो चुका है। चलिएगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे 11 नंबर का। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, समीकरण सहित लिखिए। और ये क्वेश्चन आपका 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए पढ़ते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रताग्राही होता है। मतलब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो कैसा होता है, आर्द्रताग्राही होता है, जो कि आर्द्रता यानी नमी या जलवाष्प, आर्द्रता मतलब नमी या जलवाष्प से क्रिया करके कठोर ठोस पदार्थ बनाता है। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है। ये इसका आंसर हो चुका, 2020 में आया था ये, ठीक। चलिएगा बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 12वें नंबर का। देखते हैं हम किस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया था। इसका आंसर देखते क्या आता है कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो वे एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण एवं जल बनाते हैं। अतः ये क्रिया या यह प्रक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। तो मैं आपको बता दूं, हमने अम्ल और क्षार में जब अंतर पढ़ा था तब मैंने एक पॉइंट इसमें इस टाइप का लिखवाया था कि जो अम्ल होते हैं वो क्षार को उदासीन कर देते हैं और क्षार जो होते हैं वो अम्ल को उदासीन कर देते हैं। राइट, इसका मतलब जब ये एक दूसरे से क्रिया करते हैं तो ये क्या करते हैं, उदासीन हो जाते हैं। तो हम यही बात हम यहाँ बोल रहे हैं कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो वे एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। राइट, और लवण बनाते हैं। उदासीन करके क्या बनाते हैं, ये लवण बनाते हैं, लवण एवं जल बनाते हैं, है ना। अतः ये प्रक्रिया जो होती है उसको हम क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण कहेंगे, ये कहलाती है, ठीक। इसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं। उदाहरण क्या है हमारे पास, देखिए हम उदाहरण है, पहला उदाहरण देखिए यहाँ पर HCl प्लस NaOH। तो हमारा जो HCl लिखा और प्लस में NaOH लिखा, जब इसकी क्रिया हो गई तो यहाँ पर H प्लस आयन है, इसका मतलब ये अम्ल है, ठीक। तो H प्लस आयन में क्या होता है, अम्ल होता है, और OH माइनस आयन में होता है वो क्षार होता है, ठीक है। तो HCl प्लस NaOH तिरका निशान लगा के लिख सकते हैं हम NaCl प्लस H2O। तो ये आपकी क्रिया हुआ है, ठीक। फिर देखते हैं नीचे, फिर एक और एग्जाम्पल हमारे पास दिया हो, दूसरा क्या है, H2SO4 प्लस Ca कोष्टक में OH और कोष्टक 2, फिर तीन निशान लगा के लिख सकते हैं CaSO4 प्लस 2H2O। ये दोनों उदाहरण हमारे काय के हो गए, उदासीनीकरण अभिक्रिया के हो गए। आप जरूर नहीं कि आप दोनों याद करें, कोई सा भी एक लिख सकते हैं, है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि है बहुत सरल, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप चाहें तो इसको कम्प्लीटली तरीके से कर सकते हैं ना।
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन आता है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। ठीक, ये क्वेश्चन हमने दिया है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। इसका आंसर है अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जो अम्ल का जलीय विलयन उसमें क्या उत्पन्न होते हैं, हाइड्रोजन उत्पन्न होते हैं जो विद्युत के वाहक होते हैं। जो काय के वाहक होते हैं, विद्युत के वाहक होते हैं। इस कारण से अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। तो ज़्यादा है नहीं, देख लेना आपके हिसाब से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14 नंबर का, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तक परीक्षा में पूछा नहीं गया है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको याद है तो 11th-12th में बिल्कुल सेम इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको हल करना भी आना चाहिए, क्योंकि जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वही क्वेश्चन इसमें है, पर इस टाइप से वो बना के देता है। तो जो हमें याद तो रहता है, लेकिन हमें पता नहीं कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से बना के देगा, तो हम उसका आंसर याद होते हुए भी नहीं कर आते। तो मैं आपको यहाँ पर इसलिए हर एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि परीक्षा में किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के पूछा जाए तो आप हर क्वेश्चन का आंसर लिख सके। ठीक है, तो देखिएगा इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण देना है हमें। तो पहले में क्या बोल रहा है वो कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करे। अगर मान लो कोई बुझा हुआ चूना है, उस पर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दे, तो हमने पीछे पढ़ा था व्यंजक चूर्ण की क्रिया पढ़ी थी आपने, बस वही आपको क्रिया लिखना है। पर उसको कैसे घुमा के पूछा उसने कि क्या होता है जबकि यह केवल रासायनिक समीकरण दीजिए कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करते। तो हमें पता है जब शुष्क बुझे हुए चूने पर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं हमारा विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है। हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये कि आपको क्रिया लिख देना। देखो यहाँ पर लिखा है NaCA कोष्टक में OH होल कोष्टक 2 पे प्लस Cl2 गिव्स CaOCl2 प्लस H2O कोष्टक में व्यंजक चूर्ण, मतलब व्यंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है हमें, मतलब H2 पानी निकल जाएगा, CaOCl2 जो व्यंजक चूर्ण होगा। ठीक, फिर सेकंड इसमें पूछा चूने के पत्थर की 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या लिखा हुआ है 100 लिखा हुआ है, क्या लिखा है आपका 100 यानी आपका 100 डिग्री है, क्या है 100 डिग्री। तो चूने के पत्थर की 100 डिग्री पर गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो देखो चूने का पत्थर मतलब CaCO3, ये चूने का पत्थर होगा, उसको जैसे हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका CaO प्लस CO2, यानी ये गैस निकल जाएगी। फिर अगला आता है हमारा तीसरा नंबर का, देखिए तीसरा नंबर का है सोडियम कार्बोनेट में तनु HCl अम्ल मिलाएं। क्या कह रहा है, सोडियम जो कार्बोनेट है उसमें अगर तनु HCl अम्ल मिलाए तो क्या होगा। तो देखिए तनु सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट का पीछे सूत्र पढ़ चुके हैं Na2CO3 प्लस 2HCl, यानी क्या हो रहा है तनु HCl, मतलब 2 यहाँ पर 2 अणु HCl के लेंगे, जब जाके तीर का निशान लगा हम क्या लिख सकते हैं 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, है ना। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला आता है हमारा चौथा कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बिल्कुल हमने गर्म किया था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वही समीकरण लिखे जो ऊपर लिख चुके हैं। तो देखो 2Na क्या लिखा 2NaHCO3, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। इसको गर्म जैसे हम करेंगे तो क्या क्या बनेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, और तीर का निशान लगा देंगे, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। ठीक, चलिएगा इसका देखते हैं लास्ट क्या है 5 नंबर का कि व्यंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ देती है। ये भी हमने पढ़ा था क्या होता है जब व्यंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है। तो देखो व्यंजक चूर्ण मतलब CaOCl2 प्लस वायु में खुला छोड़ते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करते हैं, हमने पढ़ा था। तो प्लस सी करके CO2 लिख देंगे, फिर तीर का निशान लगा फिर लिखेंगे CaCO3 प्लस Cl2, और वही तीर का निशान लगा देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर Cl2 मतलब क्लोरीन गैस निकल जाएगी। तो इस टाइप से आपका यह चैप्टर यहाँ पर पूर्ण तरीके से कंप्लीट होता है। तो इसका पिछला वीडियो और ये वीडियो आप कंप्लीट तरीके से अगर देख लेते हैं तो इस चैप्टर में आपको कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम नहीं होगी और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच।